हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी बाय राघव। आज मैं आपके लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम विज्ञान का पेपर, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैं आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। जैसे कि पहला टॉपिक्स था हमारा ओम का नियम, इसके बाद दूसरा टॉपिक्स था हमारा विद्युत मोटर, और इसके बाद तीसरा टॉपिक्स फ्लेमिंग के जो नियम है, बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि विद्युत जनित्र है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 100% इसके आने की संभावना है कि, और इसमें देखिए विद्युत जनित्र के बारे में जब आता है तो विद्युत जनित्र के बारे में आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ लेगा उसकी संरचना बनाइए, उसका कार्य क्या है, कार्यविधि क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। तो मैं देखिए इन सभी चीज़ों को, विज्ञान में जितनी भी चीज़ें आपको लिखनी हैं वो सब चीज़ें मैं आपको जो है बताऊंगा, और आपको सेम उसी तरह आपको लिख के आना है। बस आप इसको लास्ट में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, देखिए हम इसको जो है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जब क्वेश्चन आता है तो बीचों बीच हमको पहले हेडिंग डालनी पड़ती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हम लोग डालेंगे। इसके बाद इसके बारे में लिखना है, तो थोड़ा पहले आपको इसके बारे में लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है या साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है, आपने देखा होगा, जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। इसको देखिए मैंने लिखा भी है, इसको जनरेटर या डायनेमो कहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब बिजली वगैरह चली जाती है, तो जब कभी बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बिजली वगैरह चली जाती है, तो जनरेटर से बिजली को पैदा किया जाता है, जनरेटर के द्वारा। इसका मतलब जनरेटर क्या करता है, विद्युत धारा को पैदा करता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो है निकालता है, इसका मतलब। और जब जनरेटर को चलाया जाता है तब हाथों से उसको घुमाया जाता है। जब घुमाया जाता है तो वाइब्रेट करता है, धक 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 की आवाज़ आती है, देखिए, यानी उसके अंदर कुछ चीज़ चल रही होती है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, और यांत्रिक ऊर्जा के कारण से फिर विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। इसका मतलब विद्युत धारा एक ऐसा युक्ति है, धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसको जनरेटर या डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आते हैं सिद्धांत की ओर। इसका सिद्धांत क्या है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आपको अगर सिद्धांत लिखना है तो आप सिद्धांत क्या लिखेंगे, ये फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कौन सा सिद्धांत है इसका, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। आखिर ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है क्या, अगर इसको आपको जानना है तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है। आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, तो सिद्धांत क्या है कि अगर कोई चालक है, अगर कोई चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, तो जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तब चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि अत्यधिक जब बल रेखाएं होती हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बल रेखाओं से मिलकर बना होता है। तो जब इसको तो जब देखिए यहाँ पर जब इसमें क्या करते हैं कि कोई भी कुंडली है, जैसे ये कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, उसके यन और यस ध्रुव से होते हुए, जैसे मान लीजिए ये एक नाल चुंबक होता है, यहाँ इस प्रकार का एक नाल चुंबक होता है ऐसे, और उसको हम लोग इस प्रकार जो है रख देते हैं। ये नाल चुंबक है, घोड़े की नाल की तरह का, यानी इस प्रकार का होता है।
और यन और यस ध्रुव होते हैं, यन और यस ध्रुव होते हैं। इनके बीच में कुंडली को ऐसे रखा जाता है। अब इस कुंडली को जब रखते हैं तो इस कुंडली को घुमाते हैं, और जब कुंडली को घुमाएंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी कुंडली में विद्युत धारा मतलब विद्युत वाहक बल एक पैदा हो जाएगा। इस विद्युत वाहक बल से विद्युत धारा पैदा हो जाती है, तो वही विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, और ये घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई नाल चुंबक जैसे होता है, जैसे ये हमारा नाल चुंबक है, घोड़े की नाल के आकार का ऐसे ये नाल चुंबक होता है। तो यहाँ पर ये एक चुंबक है, जैसे नाल चुंबक है। अब देखिए इस नाल चुंबक में ये यन ध्रुव और एक यस ध्रुव है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं, ये इमेजिन करते हैं हम लोग, वैद्युत बल रेखाएं दिखती नहीं हमें। वैद्युत बल रेखाओं का इसको चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक है ना, ये चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं यन से यस की ओर ऐसे आती हैं, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो हमको क्या करना है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को लेकर आना है। और पहले सबसे पहले कैसे रखते हैं कुंडली को हम लोग यहाँ पर ऐसे रखते हैं, इस तरह। जैसे ये कुंडली है तो कुंडली को इससे लंबवत खड़ा करके रखते हैं, ऐसे लंबवत। जब हम लंबवत खड़ा करके रखेंगे तो इसमें जो बल रेखाएं होंगी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगी, यानी यहाँ हर जगह से बल रेखाएं जो है इससे गुजरेंगी। इसका मतलब क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा पा जाएंगी, तो बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेंगी। इसको कहते हैं जब कोई आयताकार कुंडली लंबवत दिशा में रखी है चुंबकीय क्षेत्र के, तो उससे जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही होती हैं उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जितने भी चुंबकीय बल रेखाएं जब गुजरती हैं उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही फ्लक्स बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। अब ये चुंबकीय फ्लक्स में ये जो आयताकार कुंडली है, ये आयताकार कुंडली घूम रही होती है। तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि ये आयताकार कुंडली जो होती है पहले लंबवत रखी होती है, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऐसे आती है, फिर ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, इस तरह ये घूमती है। तो कभी 90 डिग्री का कोण बनाती है, कभी 45, 60, 70 इस तरह का कोण बनाती है, फिर कभी जो है 180 का कोण बना लेती है, फिर कभी 0 डिग्री का कोण बना लेती है। इस तरह अलग अलग कोण बनते हैं। तो इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो इसमें परिवर्तन होता है। जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वैसे ही एक विद्युत वाहक बल फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। और विद्युत वाहक बल जब पैदा हो जाता है तब उसके कारण से विद्युत धारा भी बहने लगती है। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उस समय वैद्युत वाहक बल पैदा होता है। और वैद्युत वाहक बल जब पैदा होता है तो प्रेरित धारा बहने लगती है, और यही प्रेरित धारा को बाहर एक परिपथ होता है, और उस परिपथ यानी उस बैटरी से स्टोर कर लेते हैं। और यही काम आती है हमारे कई प्रकार के कार्यों के लिए, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। यानी कहने का मतलब यह है किसी चीज़ को चलाने का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग अगर गति प्रदान कर रहे हैं तो यानी इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा दी जा रही है इसको, और यांत्रिक ऊर्जा देने पर इसमें विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है, यानी प्रेरित विद्युत धारा। तो यानी विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा निकलती है इससे, यांत्रिक ऊर्जा लेता है, विद्युत ऊर्जा देता है। तो ये एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा लेता है, विद्युत ऊर्जा देता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए बताया है यहाँ पर कि अगर किसी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो उसमें वैद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संरचना लिखनी है, तो संरचना में देखिए क्या लिखा जाता है, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनित्र हो, आपको ये हेडिंग वही रहेंगी, ठीक है। क्षेत्र, चुंबक,
क्षेत्र चुंबक दोनों में होता है। अब यहाँ भी मैंने बताया था आपको, जब क्षेत्र चुंबक लिखना होता तो अति शक्तिशाली जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो चुंबक होता है घोड़े की नाल के आकार का होता है, इसको नाल चुंबक कहते हैं। यानी दोनों सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं, मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पर ये 2 सिरे होते हैं इसके। तो ये क्या होता है, नाल चुंबक। तो नाल चुंबक बहुत शक्तिशाली होता है, अति शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। दोनों ध्रुव यन और यस हैं, एक यन ध्रुव एक यस ध्रुव होता है, जिनके बीच चुंबकीय फ्लक्स काम करता है। देखिए मैंने बताया ना, बहुत सारे जब रेखाएं गुजरती हैं तो उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में किसी चालक कुंडली को घुमाने पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब इसके बाद देखिए आर्मेचर क्या है। आर्मेचर का मतलब यही कुंडली जो मैंने बनाई आयताकार, इसको आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कुंडली ABCD, यह मुलायम लोहे के क्रोड पर एक मुलायम लोहा लेते हैं, उस पर बहुत सारे अत्यधिक संख्या में तारों को लपेट देते हैं, ठीक है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख कर तीव्र गति से ऐसे घुमाया जाता है। इसके बाद सर्पी वलय C1 व C2। सर्पी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सरकता है। सर्पी हम लोग इसलिए कहते हैं, सर्प माने होता है सरकने वाला, ठीक है, तो सर्पी माने सरकती है। तो C1 और C2 कुछ ये वलय होती हैं, अर्ध गोलाकार वलय होती हैं, जैसे यहाँ पर ये बनी हुई हैं। ये क्या होती हैं, ये एक दूसरे पर सरकती हैं, ठीक है, ये जो है सरकने वाली होती हैं, ये सरक सकती हैं। तो सर्पी वलय C1 व C2 आर्मेचर ABCD के सिरे A व B तथा C1 व C2 वलयों से जुड़े होते हैं। A व B किससे जुड़े होते हैं, C1 व C2, यानी A जो है C1 से और B जो है C2 से जुड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर A और यहाँ पर C, यानी A और B, ठीक है, A व B क्रमशः C1 व C2 से जुड़े होते हैं। A व B क्रमशः C1 व C2 से जुड़े होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये धातु के वलय अलग अलग पृथक्कित होते हैं। ये मतलब धातु के वलय होते हैं, धातु की रिंग छल्ले होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अलग अलग पृथक्कृत होते हैं तथा समअक्षीय होते हैं। इनके बारे में लिख दीजिएगा, ये समअक्षीय होते हैं तथा कुंडली के साथ घूमते हैं। अब इसके बाद ब्रश के बारे में देखिए, ये ब्रश है, यहाँ पर ब्रश लगे होते हैं। B1 व B2, एक C1 से कनेक्ट होता है B1 और C2 से जो टच में होता है, यानी B2 C2 से संबंधित होता है B2 और C1 से संबंधित होता है B1, ठीक है। कार्बन या किसी धातु की पत्तियों के बने होते हैं, कार्बन या किसी धातु की पत्तियों के बने होते हैं। इनका एक एक सिरा C1 और C2 को स्पर्श करता है। इसका देखिए, इसका ये सिरा दोनों का C1 और C2 को स्पर्श करता है। और दूसरे सिरे में क्या होता है, दूसरे सिरे से बाहरी परिपथ एक तार लगा देते हैं और बाहरी परिपथ से कुंडली को क्या करते हैं, यहाँ पर बाहरी परिपथ से इसको हम लोग संबंधित कर देते हैं। तो ब्रुश कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, याद रखिएगा, ब्रुश जो होते हैं ये कुंडली के साथ घूमते नहीं। अगर कुंडली घूमती है तो ये भी घूमते हैं, ये जो वलय है, लेकिन ये ब्रश वहीं अपनी जगह पर रहते हैं, ये नहीं घूमते हैं। हाँ, तो ये सर्पी वाले हो गए C1 C2। ये घूर्णन अक्ष कहलाएगी, क्योंकि जिस अक्ष में चारों तरफ ये घूम रही है तो उसको घूर्णन अक्ष कहेंगे, ऐसे ऐसे। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं कार्यविधि पर। तो कार्यविधि में क्या है, देखिए प्रारंभ में कुंडली ABCD को नाल चुंबक यन और यस के ध्रुवों के बीच अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। यानी प्रारंभ में अगर बात करते हैं तो प्रारंभ में क्या होता है, इसको लंबवत रखा जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पहले इसको रखा जाता है कि जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बीच का चुंबकीय क्षेत्र है और ये एक आप आयताकार कुंडली है। तो ये इसको पहले क्या किया जाता है, लंबवत रखा जाता है। शुरू में इसको लंबवत रखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं लंबवत, ठीक है। जैसे ये है, इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ये लंबवत अभी रखिए, मान लीजिए इसके ऐसे। अब क्या होता है कि A कह रहा है, देखिए A1 जो A है C1 से तथा D C2 से जुड़ा होता है। A C1 से, A का मतलब यहाँ पर देखिए ये A जो है वो किससे जुड़ा होता है, वो C1 जो रिंग है
ए C1 से, ये देखिए यहाँ से इसका जो है कनेक्शन C1 से किया गया है और इसका D जो है इसका कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ आके B2 से किया गया है, तो वो सॉरी C2 से किया गया है। ये C2 है रिंग जिसको हम कहते हैं वाला C1 है, ये C1 ये C2। वाला C1 का संबंध किससे, यहाँ से इस तरफ से A से और इस तरफ के D से संबंध है C2 से, ठीक है। तो ए जो A है इसका संबंध C1 से है और D का संबंध C2 से है और ब्रश जो है B1 जो है उनका संबंध C1 से है और B2 का संबंध C2 से है। तो मतलब कहने का देखिए A का भी C1 और D का भी C2, A का C1 D का C2, इस तरह B1 का C1 B2 का C2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। इसको क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है ऐसे ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। तो देखिए कैसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी सबसे पहले घड़ी की दिशा में ऐसे ये घूमेगा, ये ऐसे, तो ये इस प्रकार जो है ऐसे घूमता जाता है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे हम इसको। जब घुमाएंगे तो ये बार बार क्या होगा, इनके बीच जो चुंबकीय फ्लक्स है यहाँ पर, यानी चुंबकीय बल रेखाएं फ्लक्स बनाती हैं। मैंने बताया ना कि जब 90 डिग्री पर घूमता है तो जब ये फ्लक्स बार बार क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी मैंने बताया कि जब ये लंबवत है अगर रख देंगे तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसको फ्लक्स कहते हैं। अब बार बार अब ये जो है कोण बदल रहा है। अब देखिए फ्लक्स 0 हो गया जब समांतर कर दिए, अब फिर से फ्लक्स कुछ आया, फिर से जो है सबसे ज़्यादा हो गया, अब ये अधिकतम 90 डिग्री पर, अब ये फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होगा फिर 0 हो गया। इस तरह बार बार फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जब ये घूमती है। जब ये घूमती है फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस समय इस पर एक विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल काम करने लगेगा। यहाँ पर देखिए इस पर लिखा हुआ है आगे इसी में, तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत वाहक बल काम करता है जिसके कारण से एक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, याद रखिएगा यहाँ पर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगता है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इस पर कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगी। अब इसके बाद क्या है, इसको आप याद रखिएगा कि आधा चक्कर, ठीक है, बार बार आधा चक्कर करते हैं। यहाँ पर आधा चक्कर घूमने के बाद, आधा चक्कर घूमने के बाद भुजा AB जो है CD क्रमशः अपनी अपनी स्थितियाँ बदल लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर देखिए, ये हमारा इस तरफ का हमारा AB है, सपोज दैट इस तरफ का AB है, ये वाला AB है, ऑरेंज वाला, ठीक है, ये AB है और ये CD है। तो देखिए ये 90 डिग्री पर है अभी, तो ये इस तरफ है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये ऐसे एक चक्कर पूरा करेगी, एक चक्कर का मतलब ऐसे, अब बताइए CD यहाँ आ गई, AB यहाँ पहुँच गई, AB की जगह पर CD आ गई, CD की जगह पर AB। अब फिर अगर आधा चक्कर पूरा करेगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए फिर अपनी जगह पर AB आ गया, फिर यहाँ पर CD हो गया। यानी बार बार इस तरह इसके मान में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए भुजा AB तथा CD क्रमशः अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं और सर्पी वलय C1 व C2 अपने स्थान पर घूम जाती हैं। C1 व C2 जो है अपने स्थान पर घूम जाती हैं। जैसे ये है, इसका कनेक्शन इससे है। अब बताइए जब ये पूरी की पूरी भुजा उठ के जाएगी इस तरफ, ठीक है, तो बताइए C1 भी तो इस तरफ जाएगा। C1 का कनेक्शन जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, यहाँ पर ये C1 है, ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर C2 है, C2 का कनेक्शन B2 से है। तो अब ये यहाँ पर C2 का कनेक्शन B2 से और C1 का यहाँ पर कनेक्शन जो है B1 से है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, C1 और C2 में देखा जाए तो अभी भी देखिए C1 व C2 अपने स्थान पर घूम जाते हैं। अभी भी B1 और C2 और B2 और C2 अपनी जगह बनाए रखेंगे, यानी एक दूसरे से संबंधित होंगे। B1 का संबंध C1 से, B1 का संबंध C1 से और B2 का संबंध C2 से बना रहेगा। इसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से यहाँ भी दाएं हाथ का नियम लगेगा। कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाने पर, अब कुंडली को अगर दक्षिणावर्त, फिर से हम दक्षिणावर्त ही घुमाएंगे, तो कुंडली में प्रेरित धारा DCBA दिशा में प्रवाहित होगी। कुंडली में जो विद्युत धारा है, अब देखिए DCBA की दिशा में स्थापित होगी। देखिए यहाँ पर जो है अब देखिए विद्युत धारा जो है जो पैदा होगी DCBA के रूप में स्थापित होगी। तो यहाँ पर आपका
इधर हो जाएगा, देखिए DCBA में धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार हमें बाएं परिपथ में विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। यानी आपको बस लिखना है यहाँ पर कि सबसे पहले कोई कुंडली ABCD है, कुंडली ABCD को नाल चुंबक जो नाल चुंबक ही है, नाल चुंबक के बीचों बीच रख के हम इसको घुमाते हैं। जब ये बार बार घूमती है, दक्षिणावर्त घुमाते हैं, याद रखिए, जब दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो बार बार घूमती है तो इसके चुंबकीय प्लस के मान में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय प्लस के मान में परिवर्तन हो जाता है तो इस पर एक विद्युत वाहक बल काम करने लगता है। जब विद्युत वाहक बल काम करने लगेगा तो उस समय एक धारा बहने लगेगी जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यही विद्युत धारा को बाएं परिपथ के द्वारा बाहर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इस विद्युत ऊर्जा का यूज बहुत से उपकरण को यानी बिजली के उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए आज का ये जो टॉपिक्स था विद्युत जनित, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स था। इसको आप जो है इसी तरह इसको याद कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है इसके। तो यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर देख लीजिए, प्रेरित विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। खास चीज़ें आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं अगर लिख सकें तो संरचना में आपको बस इतना, इसका हेडिंग बस डाल दीजिए। एक चुंबक होता है, ठीक है, एक आर्मेचर कुंडली होती है और जो सर्पी वलय होती हैं C1 C2 और ब्रुश होते हैं B1 व B2, B फॉर ब्रुश, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद आप एक चित्र बना दीजिएगा, ये नाल चुंबक बना दीजिएगा, इसके बीचों बीच एक आयताकार कुंडली बना दीजिएगा। अब बताइए इसमें जो है एक सिरे का संबंध जो है आप इससे कर दीजिएगा C1 से, और एक सिरे का डायरेक्ट संबंध जो है C2 से कर दीजिएगा। और ये देखिए घूर्णन अक्ष होती है, जिस अक्ष के चारों जो है अगल बगल कोई ये कुंडली घूमती है, इसको घूर्णन अक्ष कहते हैं। और यहाँ जो B1 और B2 जो ब्रश होते हैं इनका संबंध बाहर से कर दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब कोई भी देखिए, इससे महत्वपूर्ण जितने भी वीडियो वगैरह हैं मैं आपके सामने अभी और लेके आऊँगा और आप इनको देखें और परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस करें। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।